हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एजुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में सर्वप्रथम जो हमने सबसे पहले दिन की चर्चा की थी, वहां पर हमने भारतीय संविधान का एक ढांचा बनाने का अपने दिमाग में प्रयास किया था। उसके बाद की जो हमारी चर्चा थी उसमें हमने भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो जो प्रमुख एक्ट आए हुए थे उन पर हमने चर्चा की थी। उसके बाद कल जो हमने अपनी चर्चा की थी उसमें भारतीय संविधान सभा के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट कमेटियां थी, जो जो महत्वपूर्ण तत्व थे, थोड़ा सा हमने आलोचनात्मक दृष्टिकोण की उसे कल देखा था। आज की हमारी जो चर्चा है उसे हम भारतीय संविधान की विशेषताओं में पढ़ने वाले हैं। उसके अंतर्गत जो विशेषताएं हैं उसे हम पढ़ने वाले हैं और ये विशेषताओं वाला चैप्टर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले समय में जो भी हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो इसी की गहराई में हम आगे आके चीजों को पढ़ने वाले हैं। साथ ही प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टिकोण से भी हाल ही में प्रीलिम्स में एग्जाम में भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो 2019 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम, 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्जाम था, वहां पर भी प्रश्न इससे पूछा गया है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और समझने के दृष्टिकोण से यहाँ पर हर चीज को आपको थोड़ा सा समझना है। तो देखिए, भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान क्रियान्वित हो गया था। इसीलिए हम उसे उस दिन गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। अगर हम विशेषताओं से बात करें तो भारत का जो संविधान है वो पहला लिखित एवं सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। पहला नहीं, सबसे लिखित और सबसे लंबा संविधान है। अब सबसे लंबा क्यों है? देखिए, भारतीय संविधान जो है जब स्टार्टिंग में संविधान बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद, जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें बुनियादी तौर पे 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। हालांकि बाद में उसको संशोधन हुए तो अब लगभग 25 भाग कह दिए जाते हैं। हालांकि इसे 4 है तो भाग 4 है तो 4A जोड़ दिया गया, 14 है 14A जोड़ दिया गया। तो इस तरीके से 9A 9B ऐसे जोड़ दिए गए हैं। तो बुनियादी तौर पर अभी भी उतने हैं, लेकिन उसके अंदर कई बार जोड़ के 450 प्लस अनुच्छेद और ये इतना कह दिया जाता है। तो इस प्रकार सबसे लिखित सबसे लंबा संविधान था। सबसे लंबे से एक और आशय देखिए क्या था कि भारतीय संविधान जो है हमारा, वो न केवल जो राज्य को शासित करने वाले बुनियादी सिद्धांतों के बारे में बताता है, बुनियादी चीजों के बारे में, बल्कि जो गवर्नेंस से संबंधित कुछ प्रोविजन है। जैसे कि देखिए, अगर संघ लोक सेवा आयोग है या राज्य लोक सेवा आयोग है, केंद्रीय नियंत्रक या महालेखा परीक्षक है, इनके बारे में केवल संक्षिप्त में लिखा सकता था और बताया सकता था कि जो आने वाली सरकारें हैं वो इनके लिए कानून बना सकती हैं। तो उनको बारे में लिख के उनकी किस प्रकार से नियुक्ति की जाएगी, किस प्रकार से अपॉइंटमेंट की जाएगी, साथ ही किस प्रकार से हटाया जाएगा, तो इन सबको विस्तार से बताया गया संविधान में। इसलिए ये बहुत ही लंबा हो गया है। हालांकि बहुत सारी कुछ जगह हम ऐसे भी देखते हैं, कुछ जगह संविधान मौन भी है, जहां पर आवश्यक हमें संशोधन की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर निर्वाचन आयुक्त जो नियुक्त किए जाते हैं, अन्य निर्वाचन आयुक्त, उनको हटाने की या उनकी योग्यताएं क्या होंगी उसके बारे में हमको विस्तार से चीजें नहीं मिलती, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जो वहां पर संविधान में चीजें नहीं मिलती हैं। तो इसे संशोधन की आवश्यकता भी है। कुछ न कुछ चीजें छूट ही जाती है, कितनी बड़ी किताब लिखी जाए। साथ ही लिखित से आशय क्या है कि हमारा संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज के तौर पे है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। अब ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इस ब्रिटेन में जो है संविधान इवॉल्व हुआ है 5वीं शताब्दी से लेकर धीरे धीरे जो भी निरंतर कानून वगैरह बने हैं, जो भी मैग्ना कार्टा के तौर पर आप जानते हैं, तो वे कुछ बुनियादी जो कानून है वे वहां पर संविधान की नींव रखते हैं, ना कि वहां पर व्यवस्थित एक संविधान सभा बनी थी, वो बनाया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो संविधान था है वो इवॉल्व हुआ है समय के साथ, और एक हम कह सकते हैं वो एक बढ़िया अप्रोच भी है, या यह भी ठीक है। उसके बाद जो है, अगर हम इसका कारण की बात करें तो भौगोलिक, जैसे कि देखिए हमने पहले दिन देखा था कि केंद्र सरकार के लिए जो जो प्रावधान कानून हमारे संविधान में लिखे गए हैं, किस तरीके की सरकार चुनी जाएगी, कौन कौन से पद होंगे केंद्र सरकार में प्रमुख। उसके बाद अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार के बारे में हम देखते हैं, फिर यूनियन टेरिटरी के बारे में देखते हैं। उसके बाद जो ट्राइबल्स एरिया है उनका प्रशासन किस प्रकार से संचालित किया जाएगा। उसके अंदर भी आप जानते हैं जो ट्राइबल्स काउंसिल है, जैसे असम है, मिजोरम है, नागालैंड है, वहां की जो कुछ त्रिपुरा, वहां के कुछ क्षेत्र है, लगभग 10 क्षेत्र, तो वहां पर जो ट्राइबल्स काउंसिल बनाई जाएगी। तो बहुत ज्यादा भौगोलिक विविधता एक कारण था, जिसके कारण भारतीय संविधान जो है बड़ा और काफी बड़ा है, बहुत विस्तृत है। ऐतिहासिक कारण के तौर पे अगर आप देखें
तो हमारे संविधान में 200 वर्षों का स्वतंत्रता संघर्ष था। 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट के सुधार से आप देखते हैं चीजें आगे बढ़ती हैं। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वह ही बहुत ही विस्तृत एक दस्तावेज था, तो उसका भी इस पर बहुत सारा प्रभाव है। ऐसा कहा जाता है लगभग आधे से ज्यादा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से उठाया गया है। तो हालांकि वो स्वतंत्रता संघर्ष का परिणाम था, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां की जो बेहतर चीजें हैं इसमें संविधान में ली जाएंगी। उसके बाद देखिए ज्यादातर जैसे आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में क्या है कि अमेरिकी जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसका जो है अमेरिका की सरकार है, उसका केंद्र की सरकार का, यूनियन सरकार का जो है एक अलग संविधान है। अलग अलग राज्यों के जो 50 राज्य हैं उनका अलग अलग संविधान है, लेकिन भारत में एक ही संविधान है पूरे देश के लिए, चाहे वो कोई क्षेत्र से छोटे क्षेत्र लेके बड़े क्षेत्र, एक ही संविधान है, इसलिए बहुत बड़ा विस्तृत हो गया है। और एक कारण, एक प्रमुख ये कारण ये भी था कि उस समय जो भारतीय संविधान था, जैसे ही कल हमने देखा था कि वकीलों और प्रबुद्ध लोगों का विशेषज्ञ का प्रभुत्व था संविधान सभा में, तो उसके कारण भी ये हमारा संविधान बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये प्रमुख 4 फैक्टर के तौर पे हैं, आप समझने को याद रखें। हो सकता है कहीं स्टेट सर्विस वगैरह में अगर आपको कहीं लिखने का अवसर मिलता है, ऐसे वगैरह लिखना होता है संविधान पर, तो आप संक्षिप्त में चीजों का जिक्र कर सकते हैं। यूपीएससी में तो आप अपनी समझ के हिसाब से भी चीजों को धीरे धीरे देखिए, आप पढ़ते पढ़ते जैसे मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो इस लेवल पे आ जाएंगे आप लगभग 50% हम पढ़ने के बाद, कि आप चीजों को अपने ओपिनियन के हिसाब से, चीजों को अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख सके। और यूपीएससी में असली भी डिमांड इसी की है, क्योंकि मेंस में आपको लिखना होता है, बुनियादी चीजों में आपको समझ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होने चाहिए आपको आपके आर्गुमेंट को प्रमाणित बनाने के लिए, तो उसके साथ आप धीरे धीरे लिखना भी सीख जाएंगे। दूसरा जो था विभिन्न स्रोतों से भेद था। अभी देखिए तथ्यात्मक जानकारी है, फिर इसके बाद जो धर्मनिरपेक्षता है, समाजवादी है, इस तरीके की अलग अलग विशेषताओं पे हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरा जो प्रोविजन था विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, अर्थात जो भारतीय संविधान जो है, ऐसा कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि भारतीय संविधान को दुनिया भर के जितने भी संविधान है उनसे छानने के बाद लिया गया। कई बार इसको उधार का संविधान भी कह देती है। अब देखिए उधारी का मतलब क्या होता है? उधारी का मतलब अगर मैंने कुछ ली है तो मैं आपको दूंगा, तो ऐसा तो कुछ प्रोविजन था नहीं। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप कोई किताब लिखते हैं या आप किसी भी चीज का कोई पत्र लिखते हैं तो आप रेफरेंस के लिए कुछ चीजें लिखते हैं, तो स्वाभाविक सी जो अच्छी चीजें थी दुनिया भर के संविधानों वो उठा ली गई हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम है 1935, उससे तो बहुत सारी चीजें ली ही गई हैं। फेडरल सिस्टम है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, जैसे ही शासन की प्रणाली, बहुत सारी चीजें जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वगैरह हैं, वो जीओआई अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से उठाई गई हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार हैं, जुडिशरी का स्वरूप वगैरह किस प्रकार से है, उपराष्ट्रपति का पद है, ये अमेरिका से लिया गया है। जैसे डीपीएसपी की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसी तरह जो संवर्ती सूची, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, जो संवर्ती सूची उसकी मैं लिस्ट आपको डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। जो डीपीएसपी वगैरह की बात की जाती है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो आयरलैंड से है। संवर्ती सूची है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हमारे यहाँ जो राज्यपाल का है और जो फेडरल प्रणाली जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रणाली अपनाई गई है वो कनाडा से ली गई है। तो ऐसे ऐसे जैसे विधि का शासन है वो जापान से लिया गया है। जैसे हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो समता, समानता और बंधुत्व का आदर्श है वो फ्रांसीसी क्रांति से यानी फ्रांस से लिए गए हैं। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य की जो समाजवादी और जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात है वो रूस से लिया गई है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वहां पर हमने वहां पर दुनिया भर के जो भी बेहतर संविधान से उनसे चीजें ली हैं और अपने संविधान को और ही रिच और बेहतर बनाने का प्रयास किया है। उसके साथ यहाँ पर तीसरा जो विशेषता है वो है कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण। अब इससे आशय क्या है? देखिए जैसे अमेरिका का संविधान है, वहां पर संविधान संशोधन करना बहुत ही जटिल है, लेकिन जैसे ब्रिटेन का संविधान है वहां पर संविधान संशोधन करना बहुत ही आसान है। अमेरिका के संविधान में क्या होता है कि जैसे स्पेशल मेजोरिटी है, उसके बाद अलग अलग राज्यों की भी उसकी स्वीकृति चाहिए और लगभग 3/4 जो राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। अगर मैं करेक्ट नहीं हो सकता है इस फैक्ट मुझे बताना, तो थोड़ी त्रुटि हो सकती है, अगर होती है तो मैं आपको कमेंट में रेक्टिफाई कर दूंगा या आप बता सकते हैं। और जो ब्रिटेन का संविधान है वहां बहुत चीजें आसानी से संशोधन हो जाता है, लेकिन भारतीय जो संविधान है इन दोनों का मिश्रण है। अर्थात जो हमारे यहाँ पर कुछ प्रावधान ऐसे हैं, जैसे जो कोई कानून बनाना है, सामान्य कोई कानून बिल विधेयक इत्यादि पारित करना है, उसके लिए लचीली प्रक्रिया है। संविधान में साधारण बहुमत से उसे बनाया परिवर्तित किया सकता है। उसके बाद कठोरी बनाया गया है। कुछ मामलों में ऐसे हैं कि 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। संसद में जितने भी सदस्य 2/3 से आशय क्या है, ये अलग अलग संविधान में दोस्तों अलग अलग बात है। जब 2/3 की बात की जाती है तो उपस्थित मान लीजिए
कि संविधान सभा में अगर 300 जैसे कि लोकसभा में आज की डेट में 545 सदस्य हैं, 545 सदस्य में से लगभग अगर आपके 400 प्रेजेंट हैं, तो इसमें से जो 2/3 हो जाएगा, यानी कि 300 प्लस। कुछ मामलों में लिखा गया है कि 2/3 प्लस मिनिमम 50% होना चाहिए। इसका मतलब 2/3 नहीं कि 150 सदस्य हैं और 150 में से हमने 100 में पारित करा लिया, क्योंकि एक ही पार्टी कितने सदस्य हो सकते हैं। तो कुछ मामलों में क्या किया गया है कि मिनिमम जो है 2/3 के साथ 50% में होना चाहिए। इसके बाद संविधान जो 368 के अंतर्गत जो संशोधन किया जाता है, 368 के अंतर्गत जो संशोधन किया जाता है उसमें क्या है, कुछ जगह क्या है, कुछ विधेयक है उनको केंद्र में 2/3 बहुमत से पारित करने के बाद अलग अलग संशोधन, अलग अलग विधेयकों, अलग अलग सदनों में राज्यों की 50% विधेयक की अनुमति होती है। जैसे जीएसटी वाला हमारा एक बिल था, जीएसटी वाला, ये इस प्रकार कोई भी बिल जो संघीय स्ट्रक्चर में परिवर्तन करता है। जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन या चुनाव से संबंधित प्रणाली है जहां राज्य की शक्ति है, तो वहां पर 2/3 तो हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो ये एक प्रकार से कठोर और लचीलेपन का सम्मिश्रण है। दोस्तों इसके बाद जो है 2 विशेषताएं आज हम और पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 विशेषताएं काफी महत्वपूर्ण हैं, इनमें लगातार प्रश्न पूछे जाते रहते हैं। देखिए यहां पर लिखा है एकात्मकता के साथ संघीय व्यवस्था। इस शब्दों का संघीय व्यवस्था से आशय मैंने संक्षिप्त में आपको अभी पहले दिन ही बताया था, यहां मैं आपको बताता हूं। एकात्मकता से क्या है, जहां पर एक ही सरकार है, सरकार की जो प्रणाली है, जहां मतलब एक ही सरकार है और उसी के हिसाब से चीजें संचालित हो रही हैं। जैसे कि हमारा भारत है, यहाँ पर एक ही भूभाग जो भारत क्षेत्र है वहां पर अलग अलग स्तर की सरकारें हैं। तो एक प्रकार की यहाँ पर संघीय प्रणाली अपनाई गई है, अर्थात जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, 2 स्तर पर सरकारें देखने को मिलती हैं। जो चीजें आपको 2 स्तर पर देखने को मिलती हैं वहां पर आप कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। ऐसे कनाडा में ही हमारी जो संघीय व्यवस्था है कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और एकात्मकता में क्या है कि एक ही सरकार को प्रमुखता मिलती है, एक ही सरकार जो है हावी होती है, एक ही सरकार जो है निर्णय लेती है। तो यहाँ पर पहले अगर हम संघीय व्यवस्था की बात करें, अगर संघीय सरकार की जो, अगर आपको जब भी कहीं लिखना होता है या बताना होता है, तो देखिए 2 स्तर की सरकारें हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले दिन बताया था कि एक ही भूभाग जैसे भारत है, यहाँ पर केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, बल्कि हमारे यहाँ तो त्रिस्तरीय सिस्टम है। 3rd टायर में आपके पंचायती राज्य है, नगर निगम इत्यादि भी है। तो इसकी पहली व्यवस्था ये है। दूसरा, शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। शक्तियों के विभाजन से आशय क्या है, जैसे कि आप देखते हैं संविधान की अनुसूची जो 7 है वहां पर 3 प्रकार के विषयों का वर्गीकरण किया गया है और 4 प्रकार के विषय सकते हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, जिन्हें केंद्रीय सूची के तौर पर जाना जाता है, जैसे रक्षा है, विदेशी मामले हैं, संचार है, साइबर सिक्योरिटी इत्यादि है, जो पूरी राष्ट्र के लिए एक ही कानून की जहां आवश्यकता होती है। व्यापार, ट्रेड, तो ऐसे बहुत सारे मामलों में जो है इंटरस्टेट ट्रेड को जो है इंटरस्टेट ट्रेड का मामला है, जहां पर एक राज्य विशेष के लिए मामला नहीं है। तो यहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसी प्रकार राज्य सूची के विषय हैं, जैसे कि पुलिस है, पुलिस राज्य सूची का विषय है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, इसमें कुछ परिवर्तन भी है और परिवर्तन भी किए गए हैं अलग अलग समय पर। उस पर हम आने वाले समय जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें कौन कौन से विषय जोड़े गए थे उनका हम आने वाले समय पर जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर राज्य सूची के, फिर जो समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती है। कुछ अवशिष्ट सूचियों के विषय हैं जिसमें कुछ विषय ऐसे थे जो समय क्लियर नहीं थे कि आने वाले समय में कौन कौन से विषय होंगे, उस पर जो केंद्र सरकार कानून बनाएगी। और लिखित संविधान है, हमारा संविधान जो लिखित है, दोनों इनमें जो संघीय व्यवस्था की अगर हम प्रोविजन की भी बात करें विशेषताओं की, तो लिखित से यहाँ पर चीजें लिख दी गई कि राज्यों की और कौन सी शक्तियां होंगी, राज्यों की क्या है। यहाँ पर कुछ चीजें अस्पष्ट नहीं है, काफी हद तक चीजें स्पष्ट है। और अगर कुछ विवाद आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें प्राथमिक न्यायालय के तौर पर उसको सुनवाई करके निर्णय देता है। फिर संविधान की हमारे यहाँ सर्वोच्चता है। यहाँ पर किसी भी सरकार या किसी सदन या लोकसभा, विधानसभा या फिर की जो अलग अलग सदन है, संसद, उसकी संप्रभुता हमारे यहाँ नहीं है, बल्कि संविधान हमारे यहाँ सर्वोच्च है। तो संविधान की सर्वोच्चता है तो राज्यों की भी अपनी स्वतंत्रता इससे सुनिश्चित हो जाती है। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायपालिका जो है कमिटेड जुडिशरी नहीं है। कमिटेड से यहाँ से क्या है, देखिए जब कमिटेड जुडिशरी की बात की जाती है तो न्याय के प्रति कमिटेड नहीं, जब हम इस सेंस में बात करते हैं कि सरकार के प्रति कमिटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी की सरकार आ जाए तो जुडिशरी हमारे यहाँ उसके प्रति कमिटेड हो जाएगी, प्रतिबद्ध हो जाएगी, बल्कि हमारे यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की है, चाहे वो राज्यों के स्तर पर हाईकोर्ट हो और केंद्रीय स्तर पर सुप्रीम कोर्ट। हालांकि फिर हम इसके नकारात्मक पक्ष में देखेंगे कैसे हमारे यहाँ एकीकृत प्रणाली अपनाई गई है, न कि राज्य की स्वतंत्र सिस्टम है।
फिर यहाँ पर द्विसदनीय है। आप विधानसभा में बहुत सारे राज्यों की विधानसभा में देखते हैं कि द्विसदन है। यही प्रावधान हमने भारत शासन अधिनियम 1935 में जो प्रश्न आया हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि द्विसदनीय विधायिका जो है ना, ये जैसे केंद्र के स्तर में हमारे यहाँ पर लोकसभा है और वहां पर राज्यसभा है। यहाँ राज्यों में आप देखते हैं कुछ जगह पर विधान परिषद के साथ साथ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर संविधान की कठोरता का भी जिक्र किया गया है। अर्थात देखा कि हमने बहुत सारे मामलों में देखा था जो संघीय व्यवस्था से संबंधित प्रोविजन है उसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत होती है, साथ ही उसमें आधे राज्यों की विधानसभा। तो ये हमारी संघीय व्यवस्था वाले प्रोविजन है। आप इनको बार बार देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ज्यादा वीडियो आप 1-2 बार देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक प्रकार से, और सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए, चीजों को आप समझते चलेंगे, कुछ चीजों को आपको धीरे धीरे अगर आप 2-3 बार देख लेंगे, याद कुछ चीजें जहां आपको याद नहीं वो याद करते चलेंगी, तो ये सब्जेक्ट बहुत ही आसान आपके लिए बन जाएगा। या आप अच्छे से पढ़ते भी चलेंगे, समझते चलेंगे तो बहुत आसान बन जाएगा। अगर इसी में हम एकात्मकता वाली प्रोग्राम देखें कि कौन सी जो है एकात्मक शासन की नींव रखते हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक सशक्त केंद्र है, अर्थात केंद्र जो है हमारे यहाँ ज्यादा ताकतवर है। जैसे वित्तीय मामले हैं, वहां पर हाल समय समय पे विवाद होता रहता है। वित्तीय मामले हैं, बहुत सारे कानूनों के मामले में भी है। तो केंद्र सरकार हमारे यहाँ राज्यों की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा ताकतवर है। उसका कारण यह है कि उस समय जो था देश जब आजाद हुआ था उस समय की पृष्ठभूमि के हिसाब से देश को एकीकृत रखना था, अखंडता बनाए रखनी थी देश की, इसलिए सशक्त केंद्र को जो है ज्यादा शक्तियां दी गई थी। जैसे वित्तीय मामले में बहुत ज्यादा शक्तियां जो केंद्र के पास है, राज्यों के पास सीमित शक्तियां हैं, और खासकर जीएसटी आने के बाद। और संविधान जो है हमारे यहाँ एक ही संविधान अपनाया गया है, बल्कि अमेरिका में हम देखते हैं कि दोनों प्रांत राज्यों का अपना अलग संविधान है, केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट का वहां अलग संविधान है। यहाँ पर हमारे यहाँ एक ही संविधान अपनाया गया है, तो ये एकात्मक प्रोविजन है। फिर हमारे यहाँ नागरिकता भी एकल है। अगर आप बंगाल में रहते हैं तो आप बंगाल के नागरिक नहीं हैं, आप भारत के नागरिक हैं। आप पंजाब में रहते हैं तो भी आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में व्यक्ति अलग अलग राज्यों का भी अपनी तरह से नागरिक है और अमेरिका का भी नागरिक है। 2 तरह की नागरिकता का लाभ वो लोग लेते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ एक ही नागरिकता है। साथ ही लचीलापन भी है। यहाँ पर हमने देखा था संविधान कठोर होता है तो जो संघीय प्रावधान है, प्रोविजन है, वो बने रहते हैं। लेकिन लचीलापन भी बहुत सारे मामले संशोधन हो जाता है आसानी से। तो यहाँ पर राज्यों की भूमिका के बगैर ही आसानी से संशोधन किया जा सकता है। उसके बाद एक ही उसके बाद देखिए, जो हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका की बात की गई थी, तो यहाँ पर एकीकृत न्यायपालिका है। अतः राज्यों की न्यायपालिका ऐसा नहीं कि स्वतंत्र है, वो कोई निर्णय दे और उल्टा मतलब स्वतंत्र है, वो ऐसा नहीं है। या केंद्र सरकार से उससे एकीकृत हमारे यहाँ जुडिशरी, ऐसा नहीं है कि जो हाईकोर्ट के जजेस हैं वो जुडिशरी हायर जुडिशरी के प्रति कमिटेड हैं या वहां रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका, उसके नीचे फिर जिला स्तर पर न्यायालय है, दीवानी न्यायालय है वहां पर। तो नीचे स्तर पर आप देखते हैं दीवानी न्यायालय है, फौजदारी न्यायालय, सबसे नीचे से लेके ऊपर से भी एकीकृत न्यायपालिका है। और जो राज्यपाल की नियुक्ति रहती है, हाल ही में आप देखेंगे, चाहे वो बंगाल के गवर्नर राज्यपाल हो, चाहे पहले वो गुजरात के जो गोवा के राज्यपाल थे, या फिर आप कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, इनकी समय समय पर भूमिका जो है बड़ी संदिग्ध बनी रहती है। हालांकि इनको संवैधानिक जवाबदारी दी गई थी। अब इसका कारण क्या होता है कि वो राज्यपाल जो है केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और कई बार वे है एक संवैधानिक स्वतंत्र पद के तौर पर कार्य न करके वो एक स्वामी भक्ति दिखाने की प्रयास करते हैं, और उस चक्कर में कई बार रायता फैल जाता है, बहुत सारी सरकारें बीच बीच में गिर जाती हैं, राज्यपालों की भूमिका कई बार बड़ी संदिग्ध हो जाती है। आपने देखा बहुत सारे मामलों में, महाराष्ट्र के मामले में आपने देखा था सुबह दूसरी सरकार बननी थी और सुबह होते होते किसी और ने शपथ ले ली। तो इस तरीके जो है राज्यपाल के द्वारा केंद्र के द्वारा नियुक्ति करके राज्यों को एक प्रकार से नियंत्रित किया जाता है। और जो है ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह या और आईएफएस, जो ऑल इंडिया सर्विस 3 सर्विस आती हैं, जैसे कि आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये दोनों पहले थी, और जो आईएफएस है उसे 1960 के बाद 1960 के दशक में बनाया गया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस के तौर पर। अब देखिए, जो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस, उनका अल्टीमेट जो कंट्रोल होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, और तात्कालिक जो कंट्रोल होता है वो राज्य सरकार का। अर्थात उनकी जो हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्य केंद्र सरकार देख सकती है,
लेकिन जो अल्टीमेट इनकी नियुक्ति कैसे करनी है, कहां पर कितना सस्पेंड किया जाना, मतलब अस्थायी तौर पर जो तात्कालिक नियंत्रण है वो राज्यों का होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट जो है वो जो है जवाबदेह वो सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति वहां पर होते हैं। हालांकि इन सभी लोगों को होना चाहिए संविधान के प्रति प्रतिबद्ध, लेकिन आप चीजें देख रहे हैं कि कैसे चल रही है समय समय पर चीजें कैसे चल रही हैं। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एक प्रकार से राज्यों का कई बार ये प्रेशर रहता है कि जो ऑल इंडिया सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो केंद्र सरकार के इशारे पर कई बार कार्य करते हैं। फिर आपातकालीन प्रोविजन है, अगर इमरजेंसी में कोई ऐसी स्थिति आती है तो राज्यों की पूरी शक्ति समाप्ति हो जाती है। तो ये जो है दोस्तों, ये प्रोविजन आपको संघीय व्यवस्था से संबंधित, एकात्मकता से संबंधित याद रखना है आपको और चीजों को, ताकि आने वाले समय में अगर आपसे कहीं पूछा जाता है तो लिख सके। और इनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से भी आने वाले समय पढ़ेंगे चीजों को लेकर। यहाँ पर पांचवी जो विशेषता है सरकार का, देखिए संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली में क्या होता है कि सरकार जो है, जैसे अमेरिका में जो शासन प्रणाली है वो वहां पर जो है शक्ति के पृथक्करण पर आधारित है। जो विधायिका है वो कार्यपालिका से पृथक है। विधायिका यानी कि जो भी सदस्य चुन के आते हैं वहां पर, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वही व्यक्ति उसी में से जो है मंत्री बनते हैं। वहां पर राष्ट्रपति के पास से स्वतंत्रता होती है कि वह कार्यपालिका के सदस्य को बाहर से बुला सकता है और वह अपने चहेते लोगों को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के इंडस्ट्रियलिस्ट हो, उद्योगपति हो, विशेषज्ञ हो, उन सब लोगों को अपने हिसाब से उन्हें मंत्री पद देते हैं। तो वहां पर जो है शक्ति के पृथक्करण पर आधारित जो सिद्धांत को अपनाया गया है। लेकिन हमारे यहाँ जो संसदीय शासन प्रणाली है, जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वही विधायिका के भी सदस्य होते हैं, साथ ही वे जवाबदेह हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है कि जो प्रधानमंत्री या जो वो है संसद में आके जवाबदेह हो, जो भी मंत्रीगण है वो आके संसद में जवाब दें। लेकिन हमारे यहाँ पर आप देखते हैं कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। जो कार्यपालिका है वो सामूहिक तौर पर विधान परिषद के प्रति या विधानसभा के प्रति या विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। अर्थात जितने भी मंत्रीगण हैं आप देखते हैं कि वहां पर वो जवाब देते हैं। उन्हें बहुत सारे ऐसे प्रोविजन है जैसे कि जवाबदेह ठहराया जाता है, जैसे अलग अलग प्रश्नों के माध्यम से है, और अविश्वास प्रस्ताव वगैरह लाके हटाया भी जा सकता है। अब इसमें देखिए इस सरकार की संसदीय शासन प्रणाली क्या विशेषताएं होती हैं कि देखिए वास्तविक या नाममात्र कार्यपालक की उपस्थिति होती है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति ही है, लेकिन भारत में जो राष्ट्रपति है वो नाममात्र के प्रमुख हैं, बल्कि वास्तविक कार्यपालक जो प्रधानमंत्री हैं। जो सरकार बनती है, जो यहाँ पर सरकार बनती है वो बहुमत वाले दल की सरकार बनती है, अर्थात जो जिस दल ने ज्यादातर जो सीटें जीती हैं। हालांकि मैं एक आपको चीज बताना चाहूंगा, कई बार प्रश्न यूपीएससी में पूछ लिया जाता है, प्रीलिम्स में कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि यह शब्द क्या संविधान में है, संविधान में जिक्र है या नहीं। तो जैसे कि जो लोकतांत्रिक पार्टी है, राजनीतिक दल है, उनका मूल संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि उसे किया जाना था संविधान निर्माताओं को, जैसे कि मैंने बोला था, सॉरी, कितना लंबा संविधान होने के बाद भी कुछ चीजें छूटी जाती है। तो इसे जो हमारा दल बदल कानून है 1986 में जो लाया गया था, टेंथ अनुसूची में, तो वहां पर संशोधन के बाद उसका जिक्र आता है राजनीतिक दलों का। तो एक ये प्रोविजन की बहुमत का जो दल हुआ उसके शासन हो गई। और देखिए जैसे कि मैंने बताया कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही होती है। कार्यपालिका के जितने भी सदस्य हैं उनकी संयुक्त जवाबदेही होती है विधायिका के प्रति। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता वो भी मैंने आपको बताया कि विधायिका के सदस्य होते हैं वही मंत्री बनते हैं, बल्कि अमेरिका में ऐसा नहीं है। वो पीएम या सीएम अर्थात जो केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री और राज्यों के स्तर पर मुख्यमंत्री का नेतृत्व होता है। और निचले सदन का विघटन भी इसकी एक अनिवार्य विशेषता होती है। जैसे आप केंद्र में देखेंगे लोकसभा का हर 5 साल में विघटन हो जाता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदस्य है जो कभी विघटन नहीं होती है। उसके 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद पुनः चुन लिए जाते हैं, 1/3 सदस्य। इसी प्रकार राज्यों में विधानसभा विघटित होती है, जहां पर विधान परिषद है तो वो एक स्थायी सदस्य है। तो दोस्तों ये अभी तक हमने जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं टॉपिक के अंतर्गत हमने 5 विशेषताएं पढ़ी। सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से कौन कौन से स्रोत से संविधान निर्मित किया गया, कठोर एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण है। और भारत में जो है एकात्मकता के साथ संघीय शासन प्रणाली और संसदीय शासन प्रणाली, तो ये हमने इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। इसके आने वाले समय में हम इसके आंगिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके आने वाले समय में अलग अलग चैप्टर्स में और गहराई में चीजों को पढ़ते चलेंगे और भी जो है। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।